हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग की। पहले फटाफट टॉपिक लिख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाई मशीन लर्निंग, हमें क्यों ज़रूरत है मशीन लर्निंग की, है ना। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज़ मशीन लर्निंग की। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मल डेफिनेशन के साथ। मशीन लर्निंग एमएल इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ स्टडी, एक फील्ड ऑफ स्टडी है विच एम्स टू मेक मशीन एबल टू लर्न। ये लर्न की स्पेलिंग जस्ट मिनट। एबल टू लर्न विदाउट बीइंग explicitly programmed. Okay, machine learning is a field of study which aims to make machines able to learn without being explicitly programmed. ये डेफिनेशन एक्चुअली आर्थर सैमुअल की है। मुझे एग्जैक्ट मैंने की वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने कोशिश करी कि मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकूं। ये डेफिनेशन आर्थर सैमुअल ने 1959 में दी थी। सो इस डेफिनेशन को थोड़ा डीप में समझते हैं और देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग अ फील्ड ऑफ स्टडी, ओके, अ फील्ड ऑफ स्टडी विच एम्स टू मेक मशीन्स, जो मशीन्स को एबल टू लर्न, एबल बनाना चाहती है कि वो सीख सके, खुद से सीख सके, लर्न कर सके, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, बिना किसी बाहरी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के, है ना। तो एक ऐसी फील्ड स्टडी जो चाहती है मशीन लर्निंग को इतना एबल बना दे कि वो खुद से सीख सके। तो मशीन खुद से कैसे सीखेगी? तो पहले, इससे पहले कि हम मशीन की लर्निंग के बारे में बात करें, हम पहले एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग क्या है? एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग बेसिकली कोड्स के बारे में है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्लस प्लस जावा में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिक होता है। लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को कुछ इनपुट देने वाला हूँ, इनपुट, और ये प्रोग्राम मुझे इन रिटर्न में क्या देगा? एक आउटपुट। इस प्रोग्राम का जो लॉजिक होगा वो लेट्स से कुछ ऐसा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस लॉजिक का क्या मतलब है? इस लॉजिक का मतलब है कि अगर मेरे प्रोग्राम को वैल्यू 5 दी जाए, तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? 5 का स्क्वायर करेगा और आउटपुट में देगा मुझे 25। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि प्रोग्राम का जो इनपुट है वो गिवन बाय अस, ये हम देते हैं प्रोग्राम को। लॉजिक, जो प्रोग्राम का लॉजिक है, ये भी हम देते हैं प्रोग्राम को, गिवन बाय अस। एंड होता क्या है कि जो ये आउटपुट है, दिस आउटपुट इज रिटर्न्ड बाय मशीन। तो होता क्या है कि जो हम अपने प्रोग्राम को इनपुट देते हैं, हम अपने प्रोग्राम को लॉजिक बताते हैं कि उसे इस इनपुट के साथ क्या करना है, इस इनपुट के साथ क्या करना है, ये हम सिखाते हैं प्रोग्राम को। बेसिकली कोड लिख के हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कोड्स होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस होती है, हम उसे बताते हैं कि अगर इनपुट ऐसा है तो हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है उसको, और हमें फाइनली जो प्रोग्राम है हमारा वो एक आउटपुट देता है। बट इन केस ऑफ मशीन लर्निंग द थिंग्स आर, इन केस ऑफ मशीन लर्निंग की केस में जो चीज़ें वो थोड़ी सी अलग है ना। जो चीज़ें वो थोड़ी सी अलग है। और थोड़ी सी अलग किस तरह से है ये चीज़ें, देखते हैं। मशीन लर्निंग के केस में क्या होता है? ये प्रोग्राम नहीं होता, ये एक मॉडल होता है। हमेशा प्रोग्राम नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं मॉडल। मॉडल, MODEL, मॉडल हमारा एक मशीन लर्निंग मॉडल होता है। नॉर्मल प्रोग्राम की तरह हम भी इसे कुछ इनपुट देते हैं, पर यहाँ पर आउटपुट हमें मशीन नहीं देती, ये आउटपुट भी प्रोग्राम को हम ही देते हैं। मॉडल को, अपने मॉडल को आउटपुट भी हम ही देते हैं। यानी हम क्या करेंगे? हम मशीन को इनपुट में देंगे 5 और आउटपुट में देंगे 25।
मशीन को बोलेंगे सोचो भाई सोचो, 5 से 25 कैसे पहुंचे, 5 से 25 कैसे निकालें। मशीन पर दिमाग चलाएगा, कुछ लॉजिक डिजाइन करेगा, लॉजिक, या फिर हम इस लॉजिक को पैटर्न भी कह सकते हैं, कुछ पैटर्न लगाएगा और आंसर देगा 25। क्योंकि 25 हमने आउटपुट दिया तो मशीन बताएगा ओके तो आपने 5 का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या मशीन अपने आप अकेले पैटर्न निकाल सकता है ऐसा? मशीन क्या खुद से सिर्फ सिंगल डाटा से, सिंगल एग्जांपल से पैटर्न निकाल लेगा? नहीं ना। जो एग्जांपल है, जैसे मैंने एक एग्जांपल 5 के लिए अगर मैं एक 6 ले लूँ, मशीन बोल भाई 6 का आंसर आता है 36, ये भी एक एग्जांपल है। 7 का आंसर आना चाहिए 49। मैंने मशीन को लॉजिक नहीं बताया अभी तक मैंने मशीन को ये नहीं बताया कि उसे करना क्या है इसके साथ, है ना। ये लॉजिक मशीन को खुद से निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मशीन को लर्न करा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? पैटर्न्स ढूंढना, लॉजिक बनाना सिखा रहे हैं मशीन को, पैटर्न्स ढूंढना सिखा रहे हैं। अब पैटर्न्स कैसे ढूंढेगा मशीन? मशीन कैसे ढूंढेगी पैटर्न्स? हम उसके पास कुछ इनपुट्स होंगे, जैसे कि ये एक एग्जांपल है 5, ये एग्जांपल है 6, ये एग्जांपल 7, तो इसे बोलते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस, ये सारे क्या है, एक एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस। और ये हमारे फाइनल आउटपुट वैल्यूज है। तो हमने मशीन को कुछ इंस्टेंसेस दिए, मशीन क्या करेगा, देखिए मशीन पैटर्न ढूंढेगा कि अगर 5 है तो आंसर 25 हो रहा है, 6 है तो 36 हो रहा है, 7 है तो 49 हो रहा है। तो मशीन जो क्या है, मशीन क्या करेगा, इट विल सर्च फॉर पैटर्न्स, है ना, पैटर्न्स ढूंढेगा, इसलिए पैटर्न्स ढूंढेगा। फिर मशीन कहेगा ओके अब मैं समझ गया, तो करना क्या है, बेसिकली जो इनपुट है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये है मशीन लर्निंग, दिस इज मशीन लर्निंग, डन, खत्म। मशीन लर्निंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, मशीन लर्निंग बस इतना ही है। मशीन लर्निंग इज लाइक आपको मशीन को सिखाना है कि सीखना कैसे है, दैट इज मशीन लर्निंग, ओके। आपको उसे खुद से प्रोग्राम नहीं करना, आपको उसे सिखाना है कि बिना प्रोग्रामिंग के भी वो कैसे लॉजिक या कैसे पैटर्न्स निकाल सके अपने डेटा से गिवन इनपुट से, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, चैलेंजेस। ओके ओके ओके, चैलेंजेस के बारे में नहीं, हम बात करेंगे वाई के बारे में, सॉरी, हम बात करेंगे वाई के बारे में। वाई मशीन लर्निंग, क्यों मशीन लर्निंग हमें क्यों पढ़नी है, बेसिकली मशीन लर्निंग क्यों पढ़नी है हमें, है ना। हम बात करेंगे वाई मशीन लर्निंग के बारे में। तो वाई का सीधा सा आंसर ये है कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं टू ईज आवर जॉब, हम अपने काम को आसान करना चाहते हैं। अब हमारा काम क्या है, मान लेते हैं हमें एक स्पैम फिल्टर बनाना है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बस, है ना। मान लेते हैं हमें एक स्पैम फिल्टर बनाना है, हमारे पास कुछ ईमेल्स आई हैं, अब हमें पता करना है कि वो स्पैम है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, हम कुछ पैटर्न ढूंढेंगे उसके अंदर, जितनी भी स्पैम आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा, कुछ ना कुछ तो सेम होगा। तो हमने ये पता लगाया कि कुछ जो पैटर्न्स थे वो कुछ इस तरह थे, सेल, कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे थे उस मेल में, सेल फॉर यू, डिस्काउंट, ऑफर, है ना। हमने ऐसे शब्द पता लगाए। अब हम क्या करेंगे, हम कोड लिखते हैं, इफ अगर मेल के अंदर ये वाला शब्द हो, या फिर ये वाला शब्द हो, और ये वाला शब्द हो, तो क्या करो, स्पैम मार्क कर दो, एल्स नॉट स्पैम। पर लॉजिकली सोचो, क्या हम खुद से ये हजारों शब्द सर्च कर सकते हैं? और अगर हमने कर भी लिए तो क्या यूजर, क्या जो स्पैमर है वो इन शब्दों को बदल नहीं सकता? क्या वो फॉर यू को फॉर यू नहीं कर सकता, या फिर फॉर यू नहीं कर सकता? कर सकता है ना, तो स्पैम तो आ सकता है फिर भी। तो हम ऐसे कितने शब्द ढूंढेंगे, है ना, कितने शब्द ढूंढेंगे? डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। तो ये करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए जहाँ पे हमें ऑटोमेट करना पड़े ऐसे प्रोसेस को, जहाँ पे हमें इंटेलिजेंट बिहेवियर की जरूरत है। अच्छा मान लो अगर हमने ऐसा कोड लिख दिया, ओके, इसकी एक और लिमिटेशन बताता हूँ। अगर आपके ईमेल में फॉर यू शब्द आता है, फॉर यू, YOU, तो मशीन क्या बोलेगी, जो हमारा जो आपने हमने ये लॉजिक लिखा, ये वाला लॉजिक, ये वो बोलेगा कि भाई इसमें फॉर यू आ रहा है तो इसे रिजेक्ट करो। बट
अगर ये फॉर यू ऐसा ना होकर, सेल ना होकर ये होता अर्जेंट फॉर यू, अर्जेंट फॉर यू, तो क्या रिजेक्ट करना था? या फिर अगर आपके ईमेल में कोई लेटर है, लेट्स जैसे यहाँ पे हमने ऑफर लिखा है, ऑफर, रिजेक्टेड, क्या लगता नहीं कि ये कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है? लगता है ना इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो क्या होता है कि इस तरह से जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग क्या है, ये काम की नहीं है, इस केस में काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सर्टेनिटीज है वो बहुत अलग है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, फ्यूचर में कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ऐसी जगह पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक, या फिर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बिहेवियर। और यहाँ पे जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग की। तो ये है रीजन क्यों मशीन लर्निंग, क्योंकि ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करते हैं, व्हेन वी डील विद एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करते हैं हमें जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग की। ओके, नहीं किसी भी तरह की नहीं, इस तरह की जहाँ पे हमें पैटर्न निकालना हो, ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जहाँ पे हम पैटर्न डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि पैटर्न क्या है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं मशीन लर्निंग का। ओके, आगे चलते हैं और फटाफट से बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मशीन, ओके ओके, लर्निंग स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से इन टाइप्स को यहीं पे शो कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? एक्चुअली चाहते हैं कि कम से कम समय में हम फटाफट से सारी चीज़ें समझा सकें जो एक्चुअली में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जो जनरली हर जगह नहीं सिखाई जाती, हर तरफ ये कंटेंट नहीं मिलता, तो ये हम वो चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम एक्चुअली समझा के रहे। तो जो मशीन लर्निंग है वो तीन तरह से डिवाइड की जा सकती है, बेस्ड ऑन सुपरविजन। विजुअल सुपरविजन का मतलब है कि क्या हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा खुद से बैठकर, हमें बताना पड़ेगा कि भाई मशीन ये सीखो, वो सीखो, ऐसा सीखो, है ना। बेस्ड ऑन रिकरेंट लर्निंग। रिकरेंट लर्निंग मतलब लगातार सीखना, है ना, लगातार सीखना उसके बेस पे। और हमारा जो अगला टाइप है जो हमारे एम एल को हम क्लासीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं वो है बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन के बेस पे। ओके, अब फटाफट से इनके सब टाइप्स देख लेते हैं, फिर हम एक साथ इन सभी टाइप्स की बात करने वाले हैं। एक आता है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर आता है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर आता है हमारा सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, और लास्ट में आता है हमारा री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ओके, बेस्ड ऑन रिकरेंट लर्निंग, रिकरेंट लर्निंग के बेस पे हमारी जो एमएल के टाइप्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, बैच मशीन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, या फिर ऑनलाइन मशीन लर्निंग। और बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन के बेस पे हम फिर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंस्टेंस बेस्ड, इंस्टेंस बेस्ड एंड मॉडल बेस्ड। ओके, तो फटाफट से अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग, नाम से पता लग रहा है हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा मॉडल को, हमें सिखाना पड़ेगा मॉडल को कि भाई ये चीज़ें आपको सीखनी है, ऐसा सीखना है। ओके, अब सिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम सिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले वाले हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हमने कुछ एग्जांपल्स यूज़ किए थे अपने मशीन को बताने के लिए। अगर हमारे मशीन को हम कुछ इनपुट देंगे वो हमें कुछ आउटपुट देगा, या हाँ सॉरी, हम इसे इनपुट देंगे और हम आउटपुट भी हम ही देंगे, जैसे हमें पैटर्न दिखाना है। बेसिकली हम क्या करना, हम चाहते हैं कि मशीन जो है पैटर्न डिजाइन करे। हम उसे कुछ इनपुट देंगे, 5 दिया, आंसर 25 आया, 6 दिया, 36 दिया, तो हमने ये चीज़ें उसे दे दी मशीन को। और मशीन का काम क्या है? पैटर्न डिसाइड करना कि एक्चुअली में क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो मशीन ने बताया कि भाई एक्स का स्क्वायर हो रहा है, यानी इनपुट का स्क्वायर किया जा रहा है और कुछ नहीं।
तो ये इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस चीज़ को हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ओके, इस चीज़ को हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे हम खुद से मशीन को सिखा रहे हैं कि उसे क्या करना है। अब ये किस तरह से सिखाया जा सकता है, ये काम किस तरह से किया जा सकता है? ओके, इस काम को करने के दो तरीके हैं। अगेन इस काम को करने के दो तरीके हैं। ये दो तरीके डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर कि किस तरह की ज़रूरत है हमारी, उस हिसाब से हम इन दो तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अगेन, अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन किस तरह से यूज़ हो सकता है रियल वर्ल्ड में? हम डायरेक्ट रियल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। रियल वर्ल्ड में हम कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो लेट्स से हमें, अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, मशीन को सिखा रहे हैं तो कुछ डेटा होना चाहिए हमारे पास। तो मान लेते हैं हमारा जो डेटा है कुछ ऐसा है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये डेटा प्लॉट किया गया है दो चीज़ों के ऊपर। हमारे एक्स एक्सिस में है, यहाँ पर है हमारा आर्स, नंबर ऑफ आर्स, और जो वाई एक्सिस में हमारे ये है मार्क्स। ओके, ये एक जनरल एग्जाम्पल, एक बस एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है, सब ऐसा रियल में नहीं होता है। बट ये डेटा कुछ इस तरह का डेटा था हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, और ये हमारा कुछ डेटा है। ओके, ये हमारा कुछ डेटा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस डेटा के हिसाब से हम चाहते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो इस डेटा को समझे कि इस डेटा में क्या पैटर्न है। तो हमने नोटिस किया कि इस डेटा में ये नंबर ऑफ आवर्स था और ये मार्क्स है। ओके, यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स मैं मार्क कर देता हूँ। लेट्स से 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70, 80, 90, 100। ओके, इस तरह से कुछ मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा वो क्या करेगा, इसके बीच में एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेगा, इस डेटा के बीच में एक पैटर्न ढूंढेगा। तो एक पैटर्न तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ कि ये ना एक एक लीनियर फैशन में डेटा जो है चेंज हो रहा है। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो मेरी वाई की वैल्यू भी, एक्स इंक्रीज करें तो मेरी वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक लाइन, लीनियर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इससे क्या हुआ, इससे मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स 5 है, यानी अगर कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स करीब इतने आएंगे, 60-65 के बीच में। ओके, अगेन कह रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है ये वाला। अ, मतलब हो सकता है एप्लीकेबल, बट डिपेंड करते हैं ना, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता। टाइम ऑफ स्लीप भी मैटर कर सकता है, टाइप ऑफ बुक स्टडिंग भी मैटर कर सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स के बेस पे। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे, एक हमने ये देखा कि जो हमारा मॉडल है, अगर 4 घंटे बच्चा पढ़ रहा है या 5 घंटे बच्चा पढ़ रहा है तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई 8.5 घंटे पढ़ने पे कितने मार्क्स आएंगे, या फिर 8 घंटे 15 मिनट यहाँ कहीं कितना पढ़ने में कितने मार्क्स आएंगे, तो हम फटाफट से इस लाइन को ट्रेस करेंगे। हम देखेंगे कि ये वाला लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी वाई की वैल्यू निकालेंगे और हम बताएंगे भाई 82-83% मार्क्स ला सकता है बच्चा। ये होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं, हम आउटपुट निकालते हैं। हमारा जो आउटपुट होता है, हमारा जो आउटपुट होता है वो हमें क्या देता है, एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। जो हमारा आउटपुट है कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकता है। ओके, बट वहीं पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, ओके ओके, टू डूइंग इट वेरी क्विक, हम फटाफट से क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ पर। ओके, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन, एक्स्ट्रा वर्ड को मैं भी इरेज कर देता हूँ। ओके, हमारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकें अलग अलग जगह पर, अलग अलग जो चीज़ें उन्हें पहचान सकें। मान लो हमारे पास दो तरह की इमेज है। एक इमेज है कैट की, इसके ऐसे ऐसे कान हैं, ये आंखें हैं, ऐसा कुछ, और ये इनकी मूछ, इसकी मूछ है। ओके, और एक डॉग है। डॉग कैसा होता है, को डॉग कुछ ऐसा होता है, इसकी ऐसी एक लंबी सी नाक होती है, ऐसा कुछ दिखता है डॉग हमारा। और एक ऐसे सॉफ्ट से कान होते हैं डॉग के। ये हमारा डॉग का फेस है, यहाँ पे ऐसे आंखें हैं कुछ होती है। ओके, ये स्माइलिंग फेस, हाँ। ओके, तो ये हमारा डॉग है। हम क्या करते हैं, अपने मशीन लर्निंग को कुछ फीचर्स देते हैं, हम उसे कुछ फीचर्स सिखाते हैं। लेट्स से मशीन को हमने सिखाया है कि ये
कैट के पास 2 कान होते हैं, दोनों कुछ ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, 3 मूछें होती हैं, एक सर्कुलर फेस होता है। तो ये फीचर्स हैं। ये क्या है? फीचर्स। हमने कुछ फीचर्स मशीन को दिए इनपुट में। जैसे यहाँ पे हम इनपुट में हम नंबर ऑफ आवर्स दे रहे थे। अब क्लासिफिकेशन में हमने कुछ फीचर्स दिए। जैसे डॉग के लिए हमने क्या दिया? हमने सिखाया कि एक ऐसी आँख होगी, सॉफ्ट से कान होंगे, एक लंबी नाक होगी, इस तरह का कुछ सर होगा, ऐसा। तो हमने फीचर्स दे दिए डॉग के भी। और हमने उसे बता दिया कि अगर इस तरह के फीचर हो तो उसे कैट बोलना, इस तरह के फीचर हो तो डॉग बोलना। ओके, अब हम इस मशीन को अगर किसी की फ़ोटो दिखाते हैं, लेट्स से मैं एक इमेज बना रहा हूँ, रैंडमली एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब वो इमेज कुछ इस तरह की है। ओके, इसमें कुछ एजेस भी हैं और कुछ ऐसा है। और मशीन को मैं फ़ोटो दिखाते हुए बोलूँ ये क्या है बताओ, तो मशीन क्या करेगी? मशीन फीचर्स मैच करेगी। ये इसके पास भी 2 कान हैं, हाँ, 2 आँखें हैं, 3 मूंछें हैं, तो ये मैच कर देगी किससे? इससे। ये फीचर इससे रिजेंबल हो रहे हैं, तो मशीन इसे क्लासीफाई कर देगी एज अ कैट। यही है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं? बेस्ड ऑन प्रायर ट्रेनिंग डेटा, जैसे मशीन को ट्रेन किया गया होगा फीचर्स और लेबल्स के हिसाब से। ये हमारा फीचर होता है जो हमने यहाँ बात करी। और कैट क्या है? हमारा एक लेबल है। डॉग हमारा एक लेबल है। उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जो आउटपुट है या फिर जो चीज़ हमें दिखाई जाती है वो कैट है या डॉग है। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज लर्निंग के बाद आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? हम सुपरवाइज नहीं कर रहे अपने मॉडल को। हम नहीं बता रहे उसे कि क्या करना है क्या नहीं करना, भाई ये करो वो मत करो, मत करो, ऐसा करो। हम सुपरवाइज नहीं करते, हम मशीन को छोड़ देते हैं फ्री, जो करना है करो, सीखो, खुद से सीखो, है ना? खुद से सीखो। मशीन खुद से सीखने की कोशिश करेगी। अब खुद से मशीन कैसे सीख सकती है? मतलब हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये ऐसा दिख रहा है कुछ, ये ट्रायंगुलर शेप है। हाँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट अज्यूम करो ट्रायंगल है। बट रेड कलर तो दिख रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, कलर इज इंपॉर्टेंट। और ये सर्कुलर शेप है। ओके, ये कुछ सर्कल्स। पर मशीन को तो नहीं पता नहीं सर्कल है या ट्रायंगल है। मशीन को तो नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं, मशीन को नहीं पता। मशीन को बिल्कुल नहीं पता। पर मशीन क्या करेगी? मशीन स्टडी करेगी। अच्छा, हम अपने डेटा में हर डेटा पॉइंट को एक इंस्टेंस बोलते हैं। हम अपने डेटा हर डेटा पॉइंट को एक इंस्टेंस बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? इंस्टेंसेस है। मशीन क्या करेगी? इस वाले इंस्टेंस को चेक करेगी, देखिए कि इसका कलर रेड है, इसके पड़ोसी को चेक करेगी कि हाँ इसका भी कलर रेड है, इसके पड़ोसी को चेक करेगी कि इसका भी कलर रेड है, देखिए यार ये तो पूरी बिरादरी रेड की है। तो उसने क्या किया? इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। अब सिर्फ कलर के हिसाब से नहीं, वो और भी फीचर मैच कर सकती है। जैसे कि मशीन देखेगी इसके पास भी 3 साइड है, इसके पास भी 3 साइड है, इसके पास भी 3, तो इन सबके पास 3 साइड भी है और 3 रेड भी है, तो इनको एक एक कैटेगरी में डाल दिया। तो मशीन ने इसको देखा इन सबके कलर ग्रीन है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब सर्कल सर्कल से दिख भी रहे हैं, इनको एक कैटेगरी में डाल दिया। अगर मैं इस सिचुएशन पे मशीन से पूछूं मशीन ये क्या है, मशीन कहेगी पता नहीं। पर हाँ, मशीन को ये पता है कि ये कुछ है जो इससे मिलता है, ये है जो इससे मिलता है, तो ये आपस में मैच खाते हैं। अगर मैं मशीन से पूछूं मशीन ये क्या है, मशीन कहेगी पता नहीं क्या है, पर जो भी है ये सारे एक जैसे हैं। इस इसको बोलते हैं क्लस्टर बनाना, क्लस्टरिंग। मशीन ने क्लस्टर्स क्रिएट कर दिए। ये है हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ पे मशीन को हमने कुछ नहीं सिखाया, मशीन को हमने बस डेटा दिया और मशीन से बोला मशीन अपना जो काम करना करो। तो मशीन ने क्या किया? मशीन ने ग्रुप्स बना दिए, सिमिलैरिटी के बेस पे, फीचर सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुप्स बना दिए। ओके, अब एक काम करते हैं, हम इसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सो बेसिकली हम इसे फटाफट कॉपी करते हैं, इसे फिर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। अब हम बात करेंगे दोबारा, हम इसी डेटा को भी कंटिन्यू करते हैं, इसकी और बात करने वाले हैं। तो अब हमें बात करनी है सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज सॉर्ट ऑफ मिक्सचर, है ना? ये मिक्सचर सेमी सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज का और सुपरवाइज लर्निंग का मिक्सचर है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या कहती है? सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या कहती है कि आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरी तरह से सुपरवाइज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सुपरवाइज करना है। जैसे कि मान लो ये 2 डेटा थे, जैसे हमारा पहले एग्जांपल था, अभी हमने बात करी। अब मशीन ने क्या किया? मशीन ने क्लस्टर्स तो बना लिए, मशीन ने इसे ट्राइंगल को अलग कर लिया, एक कैटेगरी में डाल दिया, ग्रीन को, सर्कल्स को अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो मशीन को अभी भी नहीं पता कि ये ट्राइंगल है या सर्कल है, कुछ है नहीं पता। हम मशीन को बोलेंगे कि मशीन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली इसका मैं श्योर हूँ कि ये ट्राइंगल है। मशीन क्या करेगी? मशीन कहेगी अच्छा ये ट्राइंगल है, ये भी सेम दिखता है, ये भी सेम दिखता है, ये भी सेम दिखता है, मशीन सबका नाम ट्राइंगल रख देगी। अगर मैं फ्यूचर में कभी मशीन से पूछ लूँ कि मशीन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली ये क्या है, तो मशीन कहेगी सर ये तो ट्राइंगल है, तो ये तो ट्राइंगल है। ओके, सिमिलरली अगर मैं मशीन को बता दूं
कि मशीन इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्कल। मशीन कहेगी ओके अगर ये सर्कल है तो ये भी तो एक जैसा दिखता है, ये भी मैच कर रहा है, तो इस सबको भी सर्कल ही बोलना चाहिए। तो अगर मैं कभी गलती से मशीन से ये वाली इंस्टेंस पूछ लूँ, इस इंस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो मशीन कहेगी सर ये तो सर्कल है, भैया ये तो सर्कल है। इसे बोलते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। मतलब आधा काम मशीन ने कर लिया ग्रुप्स करने का, आधा आपके सुपरविजन की वजह से हो गया। आपने बताया ट्रायंगल तो मशीन समझ गया बाकी सब भी ट्रायंगल है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा गूगल फोटोज, है ना। गूगल फोटोज, गूगल फोटोज क्या करता है, वो कुछ फोटोज देखता है, मान लो आपकी कुछ फोटोज पड़ी हुई है, गूगल फोटो आपकी पूरी गैलरी को एक्सप्लोर करेगा, पूरी गैलरी में दिखेगा, और जितनी भी फोटो एक जैसे दिखने वाली फोटोज उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। फिर किसी एक ग्रुप की फोटो आपने देखी कभी और आपने कहा अरे ये तो मैं हूँ, इट्स मी, तो गूगल फोटो क्या करेगा, ओके सर तो ये आप हैं, तो इसलिए आपसे चेहरे से मिलती जुलती जितनी भी फोटोज ने इकट्ठा करी थी, क्लस्टर्स बनाए थे, उन सब पे वो आपका लेबल लगा देगा, ये आप है। इस तरह से वहां पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग वर्क कर रही है। ओके, फटाफट से बात करते हैं हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, जो हमारा अगला टॉपिक है, और इसी के साथ हमारा सुपरविजन बेस्ड लर्निंग का सेक्शन खत्म हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ओके मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है बट समझ लेना यार, है ना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझने के लिए फिर से एक फटाफट से बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। बात करते हैं एक डॉग की। यस, डॉग सभी को पसंद होते हैं, मुझे तो है पर्सनली बहुत पसंद। तो डॉग की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक डॉग है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मान लेते हैं, क्या जा रहा है, अभी तक काफ़ी कुछ मान लिया, माना है हमने। डॉग है हमारे पास, और आप चाहते हो कि आपका जो डॉग है ये आपकी विसल की आवाज़ सुनकर, ये विसल होती है, ये विसल, कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग को बहुत अच्छी नहीं है बट हाँ इवेंचुअली बन जाता है कुछ अच्छा, ना कुछ विसल होती है हमारी, कुछ गोल सर्कुलर सी। तो आप चाहते हो कि जब भी आप विसल ब्लो करो, है ना, जब भी आप विसल ब्लो करो आपका डॉग आपके पास आए, पर ये आता ही नहीं, उसे कैसे सिखाओगे, ये आपका जो डॉग है आता नहीं आपके पास, आप कितनी भी विसल बजा लो नहीं आता। लेकिन आपने देखा एक दिन कि जो आपका डॉग है, जब आपने उसे विसल की जगह बोन दिखाई, है ना, तो वो आपके पास भागा भागा चला है। ओके, ये आपके पास भागा भागा चला है। फिर आपको समझ में आया ओके, तो यहाँ पे हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, आरएल रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, यहाँ पे हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद ली, आपने आरएल रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद ली, और अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपने विसल ब्लो करी। ओके, आपने विसल ब्लो करी, और आप साथ में ना बोन लेके खड़े हो गए, आप साथ में बोन ले लिए। जैसे ही आपका डॉग आया, आपने उसे बोन पकड़ा ली। अब यही प्रोसेस आपने कंटिन्यूसली कई दिनों तक किया, रैंडम लूप में आप कई बार कई दिनों तक ये प्रोसेस करते रहे। डॉग के माइंड में ये बात बैठ गई कि जब भी ये विसल बजती है और मैं इसकी तरफ जाता हूँ तो मुझे ये बोन मिलती है। अगली बार से क्या होगा, अगली बार से अगर आप उसे बोन नहीं देंगे लेकिन फिर भी आप विसल बजाएंगे, विसल बजाएंगे, तो आपका डॉग आपके पास चला आएगा। ओके, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। इस एग्जाम्पल में जो बातें यूज हुई है अभी मैं उनको टर्मिफाई कर देता हूँ, इनके टर्म्स लिख देता हूँ फटाफट से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या टर्म होते हैं। जैसे कि डॉग, डॉग को हम बोलेंगे एजेंट, ये हमारा एजेंट है, ये हमारा रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एजेंट है। ये एजेंट एक पॉलिसी फॉलो करता है, वो पॉलिसी क्या है, ये वाली पॉलिसी, इसे हम बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी मतलब रूल, एक रूल फॉलो करता है कि जब जब ये विसल बजे तब तक मैं इसके पास जाऊं। क्यों करता है वो, लालच में, किस चीज की लालच में, इस बोन की लालच में, इसे बोलते हैं हम रिवॉर्ड। ये बोन जो हमारी ये रिवॉर्ड है, वो इस रिवॉर्ड के लालच में काम करता है। ओके, हमारा जो डॉग है, जो हमारा जो एजेंट है, वो एक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, इस वाली पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि वो इस रिवॉर्ड को पा सके, यानी रिवॉर्ड को क्या कर सके वो मैक्सिमाइज, वो इस रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लेकिन अगर वो नहीं आता, बोन खाने नहीं आता, उसे बोन नहीं, अगर वो वहीं बैठा रहेगा अपनी जगह पर, उसे बोन नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या हो गई, पेनल्टी हो गई, सजा मिल गई बेचारे को, है ना, बोन नहीं मिल पाई, पेनल्टी लग गई। और उसका आना, ये जो हमने बात करी पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, किसी चीज की बात, स्टेज, हम अलग अलग स्टेज की बात करते हैं, सीटी का बजना, डॉग का उठना भागना, ये स्टेट्स होती है, सही होती है स्टेट्स। तो हमने क्या क्या बात करी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी इन्फॉर्मेशन लर्निंग से रिलेटेड, वो थी एजेंट, जो किसी पॉलिसी को फॉलो करता है, जो पॉलिसी अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती है, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड होती है।
जिसको पूरा करने के बाद, सक्सेसफुल पूरा करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है, और गलत करने के बाद एक पेनल्टी लगती है। इसे बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जनरली रोबोटिक्स में यूज होती है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पर अभी चलते हैं फिलहाल हम अपनी बैच लर्निंग की तरफ। बैच लर्निंग, ओके, BATCH, बैच लर्निंग की तरफ। बैच लर्निंग क्या टॉपिक है? बैच लर्निंग क्या कहता है? जनरली पहले एक लर्निंग स्ट्रेटेजी को समझते हैं, एक मॉडल क्रिएशन स्ट्रेटेजी को समझते हैं। हमारे पास कुछ डेटा सेट होता है, इट इज हमारा और इट इज और डेटा सेट, हमारे पास एक डेटा सेट है। हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट का यूज करके एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ओके, हमारा मॉडल है। अभी डेटा सेट का हमने क्या किया, हमने इस डेटा सेट को ट्रेनिंग करी, हमने इस डेटा सेट के बेस पे मॉडल की ट्रेनिंग करी, और हमारा एक मॉडल बन गया। अब ये हमारा जो मॉडल है, हम इस मॉडल के साथ क्या करेंगे, हम इस मॉडल को करेंगे डिप्लॉय कहीं पे, साइट पे, सर्वर पे, जहाँ पे हमें जरूरत है। बेसिकली प्रोडक्शन में हम इस मॉडल को प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करेंगे। प्रोडक्शन, ओके, हमने इस मॉडल को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया। अब क्योंकि ये मॉडल प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो गया, ये ठीक है, वर्क कर, अच्छा वर्क कर, अच्छा वर्क कर, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बट अचानक से आपने नोटिस किया कि जो डेटा, जिस डेटा पे आपने ट्रेनिंग दी थी अपने मॉडल को, वो डेटा पुराना हो चुका है। आपके पास कुछ नया डेटा पड़ा है ना, नया डेटा पड़ा है। अब आपको इस नए डेटा को अपने पुराने डेटा के साथ मर्ज करना है। तो कैसे करोगे मर्ज? मतलब आपको मॉडल को सिखाना है, आपको अपने मॉडल को सिखाना है कि भाई जो पुराना डेटा है इसे सीख लो इसे। अब क्या करोगे, अपने पुराने डेटा के साथ नए वाले डेटा को ऐड करोगे। तो ये आपका कॉम्बो होगा, इसमें आपका पुराना डेटा प्लस न्यू डेटा एडिट है। फिर आप दोबारा से ट्रेनिंग करोगे मॉडल की, फिर दोबारा उसको डिप्लॉय करोगे, पुराना वाले को हटाओगे, नए वाले को डिप्लॉय करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस जब भी आपको मॉडल को अपडेट करना होगा, जब भी आपको नए डेटा पे ट्रेनिंग करनी होगी, आप बार बार इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। दिस इज नथिंग बट दी बैच लर्निंग। यही है आपकी बैच लर्निंग, बस इतना ही है, इतना ही आपकी बैच लर्निंग। इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं फटाफट से। फायदा और नुकसान बहुत जरूरी है, हर चीज में फायदा नुकसान होता है, जरूरी भी है। प्रॉस, आप वर्जन मेंटेन कर सकते हो, जितनी भी आप नया मॉडल क्रिएट करो वो एक वर्जन ही तो बन रहा है, आपने अपने मॉडल का वर्जन क्रिएट कर दिया। कॉन्स, कॉन्स क्या है कि जितनी बार आप नया डेटा ऐड कर रहे हो, आपको शुरू से पूरी डेटा पे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सबसे बड़ा कॉस्ट जो है आपको टाइम है, टाइम। और दूसरी बात रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज भी तो यूज कर रहे हो, ट्रेनिंग देने के लिए क्या CPU GPU यूज हो रहा होगा ना, तो वो भी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो ये होता है आपका बैच लर्निंग का पार्ट। फटाफट से देखते हैं हम आगे। इसके बाद जो आता है हमारा ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है हमारा? ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग बैच लर्निंग जैसा ही है, बट हम इसमें क्या करते हैं, हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया, हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इन फ्यूचर का नया डेटा आता है, तो हम क्या करते हैं, इसी मॉडल को न्यू डेटा के ऊपर ट्रेन कर देते हैं। हम बार बार नया मॉडल क्रिएट नहीं करते, न्यू डेटा, और हमने फिर इसी को ट्रेन कर दिया, फिर इसी को ट्रेन कर दिया, इसी प्रोसेस में हम चलते रहते हैं। हम न्यू डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करते रहते हैं अपने मॉडल की। इससे होता क्या है, इससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो मॉडल है वो सिंगल मॉडल रहता है, वो नए डेटा के ऊपर ट्रेन होता रहता है। क्रॉस और कौन सी बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्रॉस आपका टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं। कॉन्स क्या है आपके, कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है कि हो सकता है कोई डेटा खराब आ जाए, जिसकी वजह से आपका मॉडल कुछ गलत सीख ले, है ना, इनकरेक्ट डेटा। दूसरा कॉस्ट क्या हो सकता है, कौन क्या हो सकता है आपका, आप वर्जन मेंटेन नहीं कर सकते। इस खराब डेटा को आप सही कर सकते हो, हमें बस एक बीच में एक सुपरविजन ऐड करनी पड़ेगी, एक और सुपरविजन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ कहीं लाइन में, कि जो हर नए डेटा को पहले चेक करे, वेरीफाई करे, उसके बाद उसमें मॉडल ट्रेन करे। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है सुपरविजन का। तो इस तरह से हमारा ऑनलाइन लर्निंग का जो जो भी सिस्टम है, ये हमारा ऑनलाइन लर्निंग वर्क करता है। हमने बैच लर्निंग पढ़ लिया, ऑनलाइन लर्निंग पढ़ लिया, और अब हम फाइनली पढ़ने वाले हैं अपने एक मिनट, नए पेज पे चलते हैं पहले। ओके, तो अब हमने बैच लर्निंग देख लिया, ऑनलाइन लर्निंग देख लिया, और अब बारी है हमारे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की अब बारी है हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब है, फटाफट से कवर अप करते हैं, बहुत स्पीड से करते हुए। जल्दी, एक्चुअली हमें अच्छा कंटेंट चाहिए, और जल्दी जल्दी से हम टाइम को भी अपने बचाते हुए बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं ना कंटेंट्स को। फटाफट इस चीज़ को कवर कर दें। हमारे कुछ डेटा वैल्यूज ऐसे, बेसिकली हमारा इंस्टेंस होता क्या है, हमारा हर एक डेटा पॉइंट हमारा एक इंस्टेंस है कि नहीं, हमारा हर एक वैल्यू डेटा पॉइंट हमारा एक इंस्टेंस ही तो है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस इंस्टेंस को, जो हमारा मॉडल जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, उसमें हमारा जो मॉडल है वो हर एक इंस्टेंस को कंपेयर करता है आपस में, वो हर एक इंस्टेंस को कंपेयर करता है। ऐसा होता है, हर एक इंस्टेंस को आपस में कंपेयर करेगा, और उसको अच्छे से सीख लेगा, बिल्कुल अच्छे से सीख लेगा।
ऐसे में क्या है, मान लो आपके मॉडल ने सीख लिया फॉर यू, जिस भी मेल में दिखे उसे स्पैम मार्क कर देना। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो सेल फॉर यू है या अर्जेंट फॉर यू है, वो सभी मेल्स को स्पैम मार्क कर देगा। ये है आपका इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। तो इसे आप ऐसा कह सकते हो, बाय हार्ट लर्न कर लेना, बाय हार्ट, दिल से, दिल से लर्न कर लिया मॉडल ने, दिल से सीख लिया बिल्कुल डेटा को। ठीक है, बहुत बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो अर्जेंट फॉर यू थी वो भी तो चली गई ना साथ में। हाँ ठीक है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जो मॉडल है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अब वो किसी भी तरह की फॉर यू वाली मेरे को आने नहीं देगा, ठीक है, स्पैम्स तो नहीं आएंगे, बट कुछ अर्जेंट भी तो जा रहे हैं ना, तो इस तरह का लॉस हो सकता है हमें। इसी के साथ जो हमारी अगली लर्निंग होती है इंस्टेंस बेस के बाद, वो होती है हमारी मॉडल बेस्ड लर्निंग। मॉडल 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 मॉडल, ओके, तो वेरी क्विक होती है हमारी मॉडल बेस्ड लर्निंग। मॉडल बेस्ड लर्निंग, मॉडल बेस्ड लर्निंग इज नथिंग बट जस्ट अ मॉडल, एक मॉडल जिसने एक लॉजिक बनाया, लॉजिक हैज बीन डिवाइस्ड, इस लॉजिक के बेस पर ही वो डिसीजन लेता है कि क्या स्पैम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब स्पैम, स्पैम बस एक एग्जांपल है, नॉट स्पैम। तो ये बस एक एग्जांपल की तरह तौर पर मैं स्पैम का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमने स्टूडेंट से इसी बारे में बात करी, तो समझना थोड़ा रिलेट करना इसी होगा। तो यही डिफरेंस है हमारे मॉडल बेस्ड और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो बाय हार्ट चीज़ों को लर्न कर लेता है और सारे इंस्टेंस को कंपेयर करके आपस में सब कुछ याद कर लिया उसने। लेकिन मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या करता है, मॉडल बेस्ड लर्निंग एक मॉडल डिवाइस कर रहा है, एक लॉजिक डिवाइस करता है पूरा, और उस लॉजिक के बेस पर वो डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं करता, वो एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हुए डिसीजन लेता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, बेसिकली हमने मशीन लर्निंग, बाय मशीन लर्निंग और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को पूरी तरह से कवर कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।